हेलो क्लास, देखिए अब चालकता के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है ये है नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, ये कौन सा है तो नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, चलिए अब हम नाभिकीय भौतिकी की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके पहले हमारी जो क्लास थी वो चालकता पर आधारित थी, है ना। चालकता को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद देखिए नाभिकीय भौतिकी में आप देखेंगे, देखिएगा नाभिकीय भौतिकी में जो आपको पहला प्रश्न है ये जो है सही मिलान के हिसाब से आपसे पूछा गया है। क्या तो सही मिलान के हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो है पहला है मेसान की खोज किसने की, है ना। आपका दूसरा देखने को मिलता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, और सी है सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत क्या है, और साथ ही डी दिया गया है पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये देखते हैं। देखिए नाभिकीय भौतिकी में जो मेसान है ना, मेसान की खोज किसने की इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही आपका अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, है ना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगला इसी में आप देख पाएंगे जो सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, सूर्य और तारों में, ठीक, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत। ठीक है, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत ये आपको बताने हैं। और साथ ही अगला जो है पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। ठीक है, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, क्या तो तत्वों का संश्लेषण इसका है ना खोज किसने किया है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, आपके प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मेसान की खोज किसने की, है ना, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, सूर्य और तारों का जो ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत है किसने दिया, और पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया। ये सारे प्रश्न आपसे क्या है पूछे गए हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पे मेसान है ना, मेसान की खोज किसने की तो हिडेकी, क्या याद रखना है, हिडेकी युकावा ने। किसने तो हिडेकी युकावा ने। देखिए आपका पहला प्रश्न था कि मेसान की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है हिडेकी युकावा ने। और साथ ही आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है एंडरसन और हेस। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की तो आपको एंडरसन एंड हेस का नाम याद रखना है। ठीक है, दो वैज्ञानिकों के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई, एंडरसन और हेस। साथ ही जो सूर्य और जो तारों का ऊर्जा उत्पादन है इसको सिद्धांत को किसने दिया तो एच ए बेथे ने। किसने तो एच ए बेथे के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, देखिए सूर्य और तारों का जो ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो आपको याद रखना है एच ए बेथे के द्वारा। उसके बाद अगला है पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। ठीक है, आपको याद रखना है यह दिया था सी बोर्ग ने। किसने तो जी टी सी बोर्ग ने। ठीक है, जी टी सी बोर्ग ने। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का आज का जो क्लास मैंने आपको बताया नाभिकीय भौतिकी, और नाभिकीय भौतिकी में प्रश्न देखिए कि मेसान की खोज किसने की तो आपको ये नाम याद रखना है हिडेकी युकावा। उसी प्रकार पॉजिट्रॉन की खोज किसने की तो आपको याद रखना है एंडरसन एंड हेस ने। किसने तो एंडरसन एंड हेस ने। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि सूर्य और तारों का जो ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत है किसने दिया तो आपको नाम याद रखना है एच ए बेथे। क्या नाम है तो एच ए बेथे। और इसी में जो पारा यूरेनियम, ठीक है, तत्वों का संश्लेषण किया किसने तो इसका जो खोज किसके द्वारा किया गया तो आपको याद रखना है जी टी सी बोर्ग द्वारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन बी है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ऑप्शन डी है टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। और ऑप्शन सी है ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है आपको एक प्रश्न बताया गया था। अब देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें सही हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें सही हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है
कि विकास का सिद्धांत, ठीक है, विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इन सब चीज़ों को हम लोग, है ना, बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही अगला है कि डाई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल सही बात है ना, जो डाई आइस है, ठीक है, ड्राई आइस जो होता है, जो आपका सूखा बर्फ है ना, ड्राई आइस को क्या कहते हैं? सूखा बर्फ कहते हैं। सूखा बर्फ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, ये जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला देखिएगा कि टेलीफोन की खोज किसने की, ठीक है, टेलीफोन की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है ग्राहम बेल। क्या नाम है? तो ग्राहम बेल, ठीक है। किसके द्वारा? तो ग्राहम बेल द्वारा। देखिए, जो नाभ की भौतिकी है, इसके 2 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके जो चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती गई उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा कि मनुष्य को नाभ की शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। किसने कहा था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, है ना। और जो आपका कारण है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम जो है फैल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह में क्या है? तो सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि निम्न कणों में कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, ठीक है। देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षवाद सिद्धांत दिया था, ठीक, प्रश्न देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को वैज्ञानिक ने क्या दिया था? सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है, सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इसको, इस सिद्धांत को, है ना, गलत करने के लिए, ठीक है, अब गलत करने के लिए नहीं कहना चाहिए, सापेक्षवाद के सिद्धांत को दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें क्या किया गया? खोज कार्य जारी किया गया था। और वो कह रहे हैं कि आपका ऑप्शन देखिएगा, पहला है माइक्रोवेव फोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी है तरल क्रिस्टल और ऑप्शन डी है प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? सापेक्षवाद को सिद्धांत दिया था और उनके गलत साबित करने में जोखिम में डाल सकता है कौन? तो माइक्रोवेव फोटॉन, ठीक है, इसको, ठीक है, माइक्रोवेव फोटॉन, इसकी खोज जो है, माइक्रोवेव फोटॉन की जो खोज या आविष्कार जो चल रहा है, ये जो है इसके जो आइंस्टीन के जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है, इसको क्या कर सकता है? गलत साबित कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? तो गलत साबित कर सकता है। देखिए, इस प्रश्न थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गया, उसको आप समझिएगा। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षवाद के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था, ठीक है। वर्तमान समय में उनके बाद अभी जो नए वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, अभी के समय में, वर्तमान समय में इसमें क्या हो गया? खोज कार्य जारी रखा गया और उसी में आपको देखने को मिलता है कि उनके सापेक्षता के सिद्धांत में कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं, है ना, जिनका क्या होता है? वो अनुसरण नहीं करता है। तो उसी में आप देख पाते हैं वो खोज कौन सा था? तो याद रखना है माइक्रोवेव फोटॉन। कौन सा? तो माइक्रोवेव फोटॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए सबके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है या इस्तेमाल होता है? और आपका उत्तर यहाँ पे देखिएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु और चौथा ऑप्शन होता है आयन। तो याद रखिएगा, जब भी बात साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने की हो, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होगा? तो याद रखना है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि पेयजल में जो गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? जो आप पानी पीते हैं उसमें गामा उत्सर्जक समस्थानिक उपस्थित है या नहीं, इसकी जांच किससे की जाती है? तो ऑप्शन ए है सूक्ष्मदर्शी से, ऑप्शन बी है सीसा पट्टिका से, ऑप्शन सी है प्रस्फुरण गणक से, ठीक है।
प्रस्फुरक गणक से, ऑप्शन डी है स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी से। ऑप्शन डी है स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी से। ठीक है, पेयजल में आपका प्रश्न है, पेयजल में गामा समस्थानिक, ठीक है, गामा समस्थानिक उपस्थित है या नहीं, इसकी जांच कौन सी विधि से की जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, प्रस्फुरण गणक। ठीक है, क्या? तो प्रस्फुरक गणक। ठीक, प्रस्फुरक गणक जो है इसका ऑप्शन आपको देखिए, आप जो पानी पीते हैं, ठीक है, उसमें जो गामा समस्थानिक है नहीं, इसकी जांच कैसे की जाएगी? तो प्रस्फुरक गणक के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो प्रस्फुरक गणक के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि सूर्य, है ना, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता कैसे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, ऑप्शन डी है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो यहाँ पर सूर्य पर, है ना, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा ये होगा नाभिकीय संलयन। क्या होगा? तो नाभिकीय संलयन, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करती है या कहाँ से प्राप्त करती है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है नाभिकीय संलयन, दूसरा है गुरुत्वीय संकुचन, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया और चौथा है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो तारे की जो ऊर्जा है ये तारे को कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है, और सूर्य से जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कैसा होता है? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के माध्यम से, है ना, नाभिकीय संलयन के माध्यम से क्या होता है? तो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको फिर रिपीट हुआ दिखता है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हुए दिखते हैं। तो आपका याद रखेंगे नाभिकीय संलयन के द्वारा ही तारों को अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है, आपको बताना है ना। जो सितारे होते हैं मतलब तारे, है ना, स्टार्स, तारे में ही प्रश्न पूछा गया कि इनकी अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, इनकी अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है, और इसका जो उत्तर होगा हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिएगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन बी है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी है रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन आपका पहला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है परमाणु बम का निर्माण स्थल, ऑप्शन बी है भारी पानी का तालाब, ऑप्शन सी है यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, ऑप्शन डी है आणविक भट्ठी। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। ये क्या है? आणविक भट्ठी है ना। आणविक भट्ठी कौन सा? तो याद रखना है परमाणु रिएक्टर क्या होता है, तो आणविक भट्ठी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन से संबंधित प्रश्नों में कौन सा सही नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें सही हैं। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी तारों का ऊर्जा उत्पन्न करना,
ऑप्शन सी, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो नाभिकीय विखंडन में आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूट्रॉन जो है प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, क्या तो न्यूट्रॉन प्रेरित अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रेरित अभिक्रिया। साथ ही अगला है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो है क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। नाभिकीय रिएक्टर में आपको क्या देखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊर्जा से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, प्राप्त ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि एक परमाणु बम जो है बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक, एक परमाणु बम जो है बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक, ये किसके बारे में हो गया, नाभिकीय विखंडन के बारे में। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न देखिए यहाँ पे कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, ये प्रश्न पूछा गया है। वे भारी नाभिकों को विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आपका पहला ऑप्शन है। साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन 3 है, तीसरा जो है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो ये तो बात हुई नाभिकीय विखंडन की। अब हम लोग आगे बात करेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। किसके, तो नाभिकीय संलयन के बारे में। तो नाभिकीय संलयन में आप लोग देखते हैं डिजाइन कैसी होती है, तो टोकमक होती है, ठीक है, डिजाइन कैसी होती है तो आपको याद रखना है टोकमक देखने को मिलती है, ठीक। इसी में आप आगे देखेंगे कि ये बहुत अधिक तापक्रम पर भी कार्य करते हैं, ठीक है, बहुत अधिक तापक्रम पर, ठीक है, बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए है, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। ऑप्शन डी है, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर व परमाणु बम में अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यहाँ पे अंतर देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में क्या होती है, ये अनियंत्रित होती है। परमाणु बम में क्या होती है, अनियंत्रित होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तो नियंत्रित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। ऑप्शन ए है, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है ना, रेडियोधर्मिता क्या है, नाभिकीय गुण है। दूसरा है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया जाता है। देखिए, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, आपका दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। और पहला है, रेडियोधर्मिता का जो गुण होता है वो नाभिकीय होता है। तो देखिए, रेडियोधर्मिता का जो गुण होता है वो नाभिकीय होता है, एकदम सही है। और जो नाभिकीय विखंडन पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है का सिद्धांत ही आपको गलत देखने को मिलता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, ठीक है। देखिएगा कि हमारे देश भारत में, ठीक है, नाभिकीय ईंधन के रूप में मौजूद पदार्थ कौन सा है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है इरिडियम और ऑप्शन डी है प्लूटोनियम।
तो याद रखेंगे भारत में नाभिकीय ईंधन के रूप में पर्याप्त मात्रा में आपको क्या मिलता है, तो थोरियम। क्या, तो थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका देश में सबसे बड़ा भंडार है, कौन सा है, ये बताना है। तो याद रखेंगे ये जो है थोरियम है। कौन सा है, तो आपको याद रखना है थोरियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, आपको बताना है। ठीक है, परमाणु ईंधन नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक, परमाणु ईंधन नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है प्लूटोनियम और ऑप्शन डी है यूरेनियम। जिसमें आपका ऑप्शन ए जो है कैडमियम क्या होगा, सही होगा। जिसमें आपका ऑप्शन ए जो है कैडमियम, ये क्या होगा, तो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। ठीक है, अणु शक्ति से संबंधित नहीं है ऐसे खनिज को आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है मोनेजाइट, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है बेरिलियम और ऑप्शन डी है क्रोमियम। ठीक है, ये अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अणु शक्ति से संबंधित नहीं है उस पदार्थों को आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी जो क्रोमियम है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रोमियम के बारे में पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है ना। क्रोमियम के बारे में हम लोग किस में पढ़े हैं, तो विद्युत चालकता में पढ़े हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको कोरिलेट करेंगे। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, और आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है यूरेनियम, अगला है थोरियम, अगला है रेडियम और अगला आपको देखने को हीलियम। तो हीलियम क्या है, याद रखेंगे ये ईंधन नहीं है। ठीक है, हीलियम जो है ईंधन नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये जो है परमाणु ईंधन है। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जो है परमाणु ईंधन है, जबकि हीलियम जो है परमाणु ईंधन नहीं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है किसका, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। तो कैल्शियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं होता है, ये जो है मनुष्य के शरीर की हड्डी को मजबूत करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि वह कौन सा परमाणविक ईंधन है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी आपको प्लूटोनियम देखने को मिलेगा और ऑप्शन डी है लेड। क्या होता है, देखिए लेड भी परमाणु ईंधन नहीं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, परमाणु बम जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताने हैं। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर। पहला ऑप्शन कौन है, तो नाभिकीय संलयन पर। दूसरा है नाभिकीय विखंडन पर, है ना। तीसरा है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों पर। और आपका अगला ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो परमाणु बम का सिद्धांत आपको याद रखना है, नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन, है ना। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के आधार पर, विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे देखते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए ये ऑप्शन आप देखिएगा, जिरकोनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी आपको देखने को मिलेगा मालिब्डेनम और ऑप्शन डी है वेनेडियम। तो न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है यूरेनियम 238 का। किसका, तो यूरेनियम 238 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका अगला प्रश्न कि परमाणु बम का जो कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो देखिए परमाणु बम कौन से सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर। उसी प्रकार हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम जो पहाड़ों को तोड़ने का काम करता है, पहाड़ों को तोड़ने का काम करता है, हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है, और ये कौन सा है, तो देखिएगा ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में है। ऑप्शन ए देखिए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, जिसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अनियंत्रित जो संलयन अभिक्रिया वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया ये क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये प्रश्न क्या था, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, और हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था, ये निर्माण किसने किया था, ये आपका अगला प्रश्न है। तो हाइड्रोजन बम का विकास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन देखिएगा एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन बी है बर्नर बान ब्राउन द्वारा, ऑप्शन सी है ओपेनहीमर द्वारा, और ऑप्शन डी है सैमुअल कोहेन द्वारा। तो आपका जो एडवर्ड टेलर है इनके द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो एडवर्ड टेलर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें, ऑप्शन बी है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, ऑप्शन सी है प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा क्रोमियम की कोटिंग से हुई यूरेनियम की छड़ें। तो यहाँ पर समृद्ध यूरेनियम कौन सा है, तो आपको देखना है। ठीक है, समृद्ध यूरेनियम क्या होता है, तो ये जो है आप याद रखेंगे। पहली बात तो प्राकृतिक यूरेनियम है, कैसा है, तो प्राकृतिक यूरेनियम है, और इसकी जो देखेंगे आप U-235। ठीक है, क्या, तो U-235 है ना, U-235 इसकी आप क्या करते हैं, जो आइसोटोप है ना, आइसोटोप की घटक को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, आपको बताना है। यूरेनियम का जो रेडियोधर्मी विघटन का, ठीक है, यूरेनियम का रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद, ठीक है, अंतिम उत्पाद कौन सा होता है ये आपको बताने हैं। आपका ऑप्शन देखिएगा सीसा, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम, ऑप्शन ई यूरेनियम। तो जहाँ ये सीसा क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, तो सीसा जो है क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद होता है, इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए एस्टेटाइन, ऑप्शन बी फ्रेंसियम, ऑप्शन सी ट्रिटियम, और ऑप्शन डी जर्कोनियम। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी जर्कोनियम जो है क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 239,
और यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है ना। विद्युत उत्पादन यूरेनियम का देखिए, तो ये क्या किया जाएगा, यूरेनियम का। किसका, तो यूरेनियम का। और रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, ये आपको बताना है, का प्रश्न है ना। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, ये आपका प्रश्न है। और देखिए ऑप्शन देखिएगा, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे अल्फा कण, गामा कण और साथ ही बीटा कण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, बीटा कण का उत्सर्जन करता है। अगला देखिएगा, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए जो नाभिकीय रिएक्टर है ना, जो आणविक भट्टी होती है, इसमें अगर कंट्रोल क्षणों, ठीक है, क्या, तो कंट्रोल क्षणों का आप प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा। दूसरा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। तीसरा, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा। चौथा, रिएक्टर यथावत कार्य करते रहेगा। तो याद रखिएगा जो श्रृंखला है ना, चयन प्रक्रिया जो है ये सीमा से बाहर चली जाएगी। चयन प्रक्रिया जो है सीमा से बाहर चली जाएगी, ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए आपका प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। ठीक है, भारत का प्रथम जो है परमाणु संयंत्र कौन सा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए, नरोरा, कलपक्कम, तारापुर और कोटा। तो तारापुर में जो परमाणु संयंत्र है ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, आपको याद रखना है। साथ ही देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष है। ठीक है, अर्ध आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, अर्ध आयु कितनी है, तो 5 वर्ष है। 20 वर्ष बाद कितने, तो 20 वर्ष बाद जो है ना, 20 वर्ष बाद जो है ये विघटन नाभिक पदार्थ का कितना अंश बचेगा, 20 वर्ष बाद इसका कितना अंश बचेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो टाइम कितना है, याद रखना है, 5 वर्ष है। अर्धवायु कितना है, तो है ना, आधी आयु कितनी है, तो 5 वर्ष, ये आपको याद रखना है। 20 वर्ष बाद इसका कितना अंश बचेगा, तो 20 में जब आप 5 का डिवीज़न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ईयर। ठीक है, कितना बचेगा, तो 4, कितना आता है, 4। तो ये फर्क किसके बराबर होता है, तो देखिए T½ के बराबर कितना होता है, ये 4 होता है। कितना होता है, 4। ठीक है, ये T½ कितना है, तो 4 है। तो इसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इसका कितना होगा, हाफ। ठीक है, कितना हो जाता है, हाफ। और हाफ की टू दी पावर में क्या देखने को मिलेगा, 4। तो कितना होगा, 1/8। ठीक है, 1 कितना होता है, 8 हो जाएगा। 1 मिनट, है ना, 2 × 2 × 2 और × 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16, ये कितना हो जाएगा, 1/16। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1/16। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि अर्ध आयु कितनी की निकालनी है, 5 वर्ष की है। 20 वर्ष बाद उसका कितना अंश बचेगा, तो टी का अर्ध आयु कितना देखने को मिलता है आपको, 5 वर्ष। साथ ही 20 वर्ष में आप क्या देखने को मिलेगा, 20/5, ये किसके बराबर है, तो 4 के। T½ आप कितना देख पाते हैं, ठीक है, ये आपके पास हो गया 4। इसी 4 में T½ का आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, T का 1½ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है, ½ टू दी पावर 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर कितना मिला आपको, 1/16। चलिए ठीक है, नाभिकीय भौतिकी का ये जो है आपका भाग पहला है, और इससे दूसरा भाग जो है आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, और साथ ही जो प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, मैं आज का क्लास यहीं पर एंड करता हूँ।